हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति। आज का लेक्चर है हमारा अलेक्जेंडर पोप पे, जो कि लेक्चर 2 है। अगस्टन एज हमारी चली हुई थी। इससे पहले मैं अलेक्जेंडर पोप का जो फर्स्ट पार्ट डाल चुकी हूँ। काफ़ी बड़े राइटर हैं हमारे अलेक्जेंडर पोप, तो इसको मैंने सोचा थोड़ा डिवाइड करके करते हैं, है ना, थोड़ा ईजी होगा। और एक बात कहनी थी आपको, अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो उस पर प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप जो कोई भी देख रहे हैं उसको चीज़ें पसंद आ रही हैं। इससे मुझको तो मोटिवेशन मिलता है, चाहे एक भी कमेंट देख लूँ तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मतलब कमेंट भी इस टाइप का, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वीडियो में उसका आप आंसर लिखें। मुझे ऐसा नहीं भाई नाइस मैम ये वो नहीं। अब मुझे लगता है हाँ मेरी वीडियो बच्चे देख रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेरे लेक्चर, ना कि बस वैसे ही प्रेज कर दिया, है ना। तो क्योंकि मेरा पर्पज़ ही यही है कि बच्चे इससे सीखें। अगर वैसे ही बस बिना देखे आपने थोड़ा सा देखा और नाइस मैम, तो ये ठीक नहीं है। जो मैं आपको क्वेश्चन छोड़ती हूँ अपने लेक्चर में, उसका प्लीज़ उस पर आंसर कीजिए। तो मुझे लगता है हाँ बच्चे देख रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। मेरा पर्पज़ यही है बच्चों को बेनिफिट हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने और कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैंने बोला अगस्टन एज हमारी चली हुई है। अगस्टन एज का टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 1700 टू 1798। और ये हमारा लेक्चर सेकंड सॉरी। हमने मेजर मेजर वर्क कर लिए थे। एबिस्लॉम एंड अकिटोफेल अलेक्जेंडर पोप का है, जो काफ़ी बड़ा वर्क है इनका और बार बार पूछा जाता है। वो हम कर चुके हैं, जो अच्छे अच्छे वर्क्स हैं। अभी कुछ रहते थे थोड़े बहुत, वो है हमारा नेक्स्ट वर्क है जो विंडसर फॉरेस्ट। विंडसर फॉरेस्ट एक पोइम है। मतलब जो अलेक्जेंडर पोप है उन्होंने पोइम भी लिखी है और अदर वर्क्स भी लिखे हैं। तो ये मोस्टली उनके वर्क सेटायरिकल होते हैं, सेटायर होते हैं। तो विंडसर फॉरेस्ट सेटायर नहीं है, ठीक है, ये सटायर नहीं है, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और एक चीज़ याद रखना, अलेक्जेंडर पोप के जितने भी आपको वर्क्स मिलेंगे ना, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है भाई इसमें से मतलब क्या उनका मेथड था, क्या था, मतलब क्या राइम स्कीम थी, या फिर क्या कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना तो हीरोइक कपलेट पे चले जाना। उसके मोस्टली वर्क हीरोइक कपलेट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी देखना आगे भी जितने भी आएंगे हीरोइक कपलेट, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप हीरोइक कपलेट के लिए ही पॉपुलर था। और ये हीरोइक कपलेट होता क्या है? कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन स्टैंजा, ठीक है, जिसमें 2 लाइन हो। एक स्टैंजा होता है जिसमें सिर्फ 2 लाइन हो, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। किस में लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर। जब हमारा ये प्रसोडी वगैरह आएंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो इतना समझ ले, कपलेट मीन्स ये 2 लाइन स्टैंजा होता है और आयम्बिक पेंटामीटर होता है। मतलब इसमें 5 मीटर होते हैं, 5 मीटर्स होते हैं, ठीक है। अगर बात करें थोड़ा और डीपली जाएं, 5 मीटर्स की बजाय 5 मीटर, अगर सिलेबल कितने होते हैं उसमें 10 सिलेबल होते हैं। 10 सिलेबल, 5 मीटर और आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर से समझ गए आप? पेंटामीटर मतलब 5 मीटर। आयम्बिक क्या होता है? इसमें स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस होता है। इसको अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना याद रखना। हीरोइक कपलेट पॉपुलर किसने किया है? मतलब सबसे पहले तो ये हमारे स्टार्ट कहाँ से हुआ है हीरोइक कपलेट? एक मिनट एक मिनट, मैं पेन ले लेती हूँ। हीरोइक कपलेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हमारे जो जोफ्री चौसर है ना, जो मेजर राइटर जहाँ से हमारी इंग्लिश लिटरेचर मोस्टली स्टार्ट होता है, वो। हाँ, तो मैं बोल रही थी जो हमारे जो हमारे जोफ्री चौसर है, जो मेजर राइटर थे, उनसे स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट करते हैं हीरोइक कपलेट में लिखना, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं करते। उनका एक वर्क है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, शायद शायद वही वर्क है। उसको वो हीरोइक कपलेट में लिखते हैं। हाँ, वहाँ 9 जो 9 लेडी हैं जो काफ़ी पॉपुलर होती हैं उस टाइम पे, उनकी स्टोरी लिखते हैं वो, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है भाई वो है। लेकिन पॉपुलर जिसका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, जिसके साथ ये हीरोइक कपलेट जुड़ा हुआ है, हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं, ठीक है। और हीरोइक कपलेट मैंने बता दिया, कपलेट 2 लाइन स्टैंजा और आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, ठीक है। और विंडसर फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द 8 लाइन पोइम एंटाइटल्ड लाइन्स रिटन इन, मतलब इसका टाइटल के बारे में बताया है। ये ऐसे भी आ सकता है विंडसर फॉरेस्ट ओनली, या फिर लाइन्स रिटन इन विंडसर फॉरेस्ट, ऐसे भी हो सकता है। इसके ये एक ही वर्क है और पब्लिश इन 1713, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कंट्री साइड अराउंड हिज हाउस। उसके घर के आसपास जो कंट्री साइड है, मतलब कंट्री साइड जैसे हम मतलब अपने इधर
इंडिया में जैसे अपने विलेज को बोलते हैं, गांव को जो हम बोलते हैं वो वहाँ पे कंट्री साइड बोलते हैं उनको। उसके गांव के आसपास का जो कंट्री साइड था उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें। डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड दिस काइंड ऑफ पोइट्री एज ए लोकल पोइट्री। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, इस जो कंट्री साइड का डिस्क्रिप्शन देती हैं जो पोइम्स, जो पोइट्री इस पे कंट्री साइड पे बेस्ड होती हैं, डॉक्टर जॉनसन ने उन पोइट्री को क्या बोला, लोकल पोइट्री, है ना। अब बात करें इसमें और क्या है। विंडसर फॉरेस्ट वाज ए रॉयल हंटिंग ग्राउंड, मतलब ये विंडसर फॉरेस्ट है क्या, पहली बात तो एक फॉरेस्ट था, लेकिन ये रॉयल हंटिंग ग्राउंड था जहाँ पे रॉयल मतलब किंग वगैरह वो हंटिंग करने के लिए जाते थे। एक मिनट। अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल नेचर, मतलब उन्होंने क्या पास्ट, ये रहेगी लाइन, पास्टोरल जियोग्राफिक, मतलब यहाँ पे अगर वो एक अगर फॉरेस्ट को डिफाइन कर रहा है और एक राइटर है तो थोड़ा पास्टोरल तो होगा ही। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कंट्री साइड प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। पास्टोरल क्या होता है, वही जो ग्रीनरी वगैरह होती है, जो मतलब कंट्री साइड ही जब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना वो पास्टोरल ही होता है। ये काफ़ी टाइम में बता भी चुकी हूँ। तो इस टाइप की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ज्योग्राफी बताई गई है कैसा क्या है वहाँ पे, मतलब ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी है। इन आगे बोल रहे हैं, along with the description of external beauty, Pope inject his feeling about society and country's political event। नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताते बताते उन्होंने ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी में पॉलिटिकल जो इंसिडेंट हैं, जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही है उनको नज़रअंदाज कर दिया है, नहीं, उसको भी इंक्लूड किया है। ठीक है, उसको इंजेक्ट किया, मतलब सोसाइटी के बारे में बताया किस टाइप की सोसाइटी है। मतलब सिर्फ एक ऐसा नहीं है एक पास्टोरल पोइम है ये, उसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कुछ जो उस टाइम पे जो इंसिडेंट हो रहे थे उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम पोप डिस्क्राइब द फॉरेस्ट दैट विलियम द कॉन्करर established the ruler's family and George Granville, a poet, playwright and politician to whom Pope dedicated the work। किसको डेडिकेट किया है ये वर्क, जॉर्ज ग्रैनविल। ये क्या है, एक राइटर हैं, ये पोइट हैं, उनको इन्होंने ये पोइम डेडिकेट किया है। और डिस्क्राइब द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट द विलियम कॉन्करर, जो विलियम कॉन्करर है उन्होंने इस जो विंडसर फॉरेस्ट को इसको एस्टेब्लिश किया था। एक मिनट मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ इस बात को। सबसे पहली बात करें, पोइम डेडिकेटेड है जॉन ग्रैनविल जो कि एक पोइट और प्ले राइट थे, और जो ये विंडसर फॉरेस्ट है वो बनाया विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर कौन है, यहाँ पे किंग होते हैं जो जेम्स सेकंड के बाद आते हैं ना, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है 1688 में, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है उसके बाद विलियम द कॉन्करर किंग बनते हैं। ठीक है, इनकी वाइफ होती है क्वीन एन। तो इन्होंने इस फॉरेस्ट को एस्टेब्लिश किया था। मतलब इस टाइप से ये थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी लेकर चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंसिडेंट के बारे में भी बता रहे हैं। ही डिपिक्ट्स द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द ग्राउंड, कलर्स ऑफ द लैंडस्केप एंड द हिस्ट्री ऑफ द न्यू फॉरेस्ट लैंड, मतलब नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी बता रहे हैं, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप के बारे में डिस्क्राइब करते हैं इस पोएम में। एंड द नेक्स्ट इज ही इलस्ट्रेट बर्ड हंटिंग इन द फॉल, फिशिंग इन द स्प्रिंग, क्वीन एंड डियर हंटिंग इन द समर, मतलब फिशिंग हंटिंग और ये क्वीन एन है जो डियर हंटिंग करती है उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। द पोइम डिस्कस पास्ट एंड प्रेजेंट वॉर्स, द टेरिटरीज, पीपल ऑफ न्यू वर्ल्ड अलायंस एंड पास्ट रूरल, मतलब थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो कि ये बता चुके हैं, सोशल बैकग्राउंड के बारे में भी बात हो रही है, क्या इंसिडेंट चल रही है, कौन सी वॉर्स हो रही हैं इस टाइम पे, क्या टेरिटरी है, मतलब इंग्लैंड की टेरिटरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक है या फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऐसा कुछ इन्होंने डिस्क्राइब किया है। Sorry, Pope writes that Queen Anne seek a peaceful reign. At the end of the poem state that he hopes for peace in the land. मतलब क्वीन एन ने क्या किया है, वहाँ पे शांतिपूर्वक अपना साम्राज्य स्थापित किया है और बहुत प्यार से वहाँ पे शांतिपूर्वक वहाँ से रह रही हैं। क्वीन एन कौन है, ये विलियम ऑरेंज, विलियम द कॉन्करर आल्सो कॉल्ड विलियम द ऑरेंज, है ना। तो उसके उनकी वाइफ होती है, तो बहुत पीसफुली इन्होंने शासन किया है। और वो बोलते हैं लास्ट में क्या बोलते हैं, भाई हमारी जो लैंड है वो पीसफुली ऐसे ही अच्छी रहे, मतलब पीस रहे हमारी लैंड पर, शांति बनी रहे। ठीक है, ये बात थी हमारी विंडसर फॉरेस्ट। याद क्या रखना है, पब्लिकेशन 1713 और हीरोइक कपलेट में रिटर्न है, और लैंडस्केप के बारे में बताया, पास्टोरल जो कंट्री साइड जो डिस्क्रिप्शन है वो बताए हैं। डॉक्टर जॉनसन ने लोकल पोइट्री बोला है, और जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है बताया गया है।
अब बात करें एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, पब्लिश इन 1770। ठीक है, ये इसका वही सबटाइटल ये भी ऐसे भी आ सकती है, वर्सेस टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट, मतलब एलिजी भी लिख सकते हैं, वर्सेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी हीरोइक कपलेट में है, जो मैंने अभी बताया, मोस्टली वर्क हीरोइक कपलेट में है। पब्लिश इन 1770 ये बता चुकी हूँ। 82 लाइन्स हैं इसमें। ठीक है, और मीटर क्या है, अगर हीरोइक कपलेट में तो आयम्बिक पेंटामीटर होगा, है ना, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन कम्स एसे ऑन मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। एक तो है एसे ऑन मैन और एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इनका ऐसे, हाँ इन्हीं का है वो भी वर्क, ये दोनों वर्क इनके इम्पोर्टेंट हैं। इट इज़ ए फिलोसफिकल पोइम, ये ऐसे उन मैन क्या है, फिलोसफिकल पोइम है, और वही हीरोइक कपलेट में है। पब्लिश इन 1732 1734। पोप intended this poem to be counterpart of a proposed system of ethics that was to be put forth in poetic form. It is an attempt to vindicate the ways of God to man। हाँ, यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट किया है, उसका जो थी, मतलब उसका जो एम है, जो जॉन मिल्टन का जो एम होता है, वहाँ पे मैंने बताया था उसका एम है टू जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, ये है हमारे पैराडाइज लॉस्ट से जुड़ी हुई लाइन। लेकिन जो एसे ऑन मैन में अलेक्जेंडर पोप का एम क्या है, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब सिर्फ एक छोटे से वर्ड का डिफरेंस है, इसको याद रख लेना, टू जस्टिफाई, यहाँ पे टू विंडिकेट। ठीक है, दोनों का एम सेम है, यहाँ पे सिर्फ जस्टिफाई लिखना है, यहाँ पे विंडिकेट। विंडिकेट जुड़ा हुआ है हमारे अलेक्जेंडर पोप से, और जस्टिफाई हमारे पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन से। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ, इसकी आपको पब्लिकेशन डेट कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ये आपका काम है आज का। ठीक है, द पोइम एज्यूम्स दैट मैन हैज़ फॉलन एंड मस्ट सीक हिज सैल्वेशन, मतलब फॉल ऑफ मैन हमने वो पैराडाइज लॉस्ट किया था ना, फॉल ऑफ मैन, उसकी वो था, थीम थी, मतलब वहाँ पे आपने पता है फॉल ऑफ मैन कैसे हुआ, उन्होंने गॉड को ओबे नहीं किया, उन्होंने फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री खा लिया था, इस वजह से उनको फॉल ऑफ मैन हुआ। तो ये बात है, तो यहाँ पे भी ये बोलता है ह्यूमन इज ए फॉलन मैन एंड मस्ट सीक हिज सैल्वेशन, मतलब यहाँ पे मस्ती मौज नहीं करनी चाहिए, इस टाइप से ये भी बोल रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एपिस्टल्स। एपिस्टल क्या होता है, लेटर्स, यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, और एड्रेस टू लॉर्ड बोलिंगब्रोक लास्ट में लिखा हुआ है। मैं इस पेन नहीं चला यूज़ करती, क्योंकि अगर मैं यूज़ करती हूँ तो वो कवर कर लेगा उसको, वो दिखाई नहीं देगा। तो लास्ट लाइन इज इट, मतलब 4 एपिस्टल है, और वो एपिस्टल किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड बोलिंगब्रोक को, है ना। इन दिस पोइम पोप सेज दैट नो मैटर हाउ, ये कुछ कोटेशंस हैं, ये एक कोटेशन है जो अलेक्जेंडर पोप ने बोली है, और कुछ ये राइटर्स हैं जिन्होंने ऐसे ऑन मैन पे जो कमेंट किए हैं, जो कमेंट्री किया, कोई प्रेज कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। पहले अलेक्जेंडर पोप क्या बोल रहे हैं इस वर्क के अंदर, नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट, कॉम्प्लेक्स, इनस्क्रूटेबल एंड डिस्टर्बिंग यूनिवर्स अपीयर्स टू बी, इट फंक्शन इन ए रैशनल फैशन अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ, मतलब चाहे वर्ल्ड कितना ही कॉम्प्लेक्स कि इम्परफेक्ट दिखे, लेकिन ये फिर भी एक नेचुरल लॉ फॉलो करता है। ठीक है, अभी एक वोल्टेयर का है ऐसे ऑन मैन पे कमेंट है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट सबलाइम डाइडेक्टिक पोइम एवर रिटन इन एनी लैंग्वेज, वोल्टेयर। जीन पियर डी क्रूज रोट ए बाइटिंग कमेंट्री ऑन एसे ऑन मैन, मतलब थोड़ा क्रिटिसाइज के मोड में इन्होंने बोला, वेयर ही फाउंड दैट पोप हैड रिजर्व्ड ए प्लेस फॉर हिम इन डंसियार्ड, इनका वर्क है ना डंसियार्ड भी अलेक्जेंडर पोप का ही। और डॉक्टर जॉनसन क्या बोलते हैं, नेवर वर पेनुरी ऑफ नॉलेज वल्गैरिटी ऑफ सेंटिमेंट सो हैप्पीली डिस्गाइज्ड। ठीक है, याद रखना ये सभी कोटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्क, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बोथनॉट, पब्लिश इन 1735। इट इज ए सेटायर, ये सेटायर है, एक मिनट, इट इज ए सेटायर इन पोइटिक फॉर्म, एड्रेस टू, ये जो हमारे टाइटल है, जॉन आर्बर्टनट, फुल नेम है इनका, डॉक्टर आर्बर्टनट का फुल नेम है जॉन आर्बर्टनट, अ फिजिशियन, ये फिजिशियन थे। ठीक है, पब्लिकेशन हमने देख ली। इट वाज पब्लिश अलोंग, ये किसके साथ पब्लिश हुई है, इमिटेशन ऑफ होरेस, मतलब ये जो हमारे पोप हैं ये होरेस को काफ़ी पसंद करते थे, इनके वर्क को काफ़ी ट्रांसलेट किया है, तो इस नाम से पब्लिश है इनके वर्क, इमिटेशन ऑफ होरेस, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, होरेसन के जो वर्क है इन्होंने ट्रांसलेट किया, रीराइट किया उनको, और किस टाइटल से पब्लिश है, इमिटेशन ऑफ होरेस, तो ये इकट्ठे पब्लिश हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर जॉन आर्बर्टनॉट
इज वन हु क्रिएटेड द करेक्टर जॉन बुल। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉन बुल नामक करेक्टर किसने क्रिएट किया था? हमारे जॉन आर्बटनर ने। इट इज रिगार्डेड एज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ, ये ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है, विच ही डिफेंड्स हिज प्रैक्टिस ऑन यानर ऑफ सटायर एंड अटैक दोज, मतलब ये जो सटायर है, सटायर में लिखते थे ना, इसको काफ़ी फेवरेट जनर था इसका ये, तो इसको डिफेंड कर रहा है। और अटैक किस पर करता है? अपने जो राइवल्स हैं, जो इसके ओपोनेंट हैं, जो कंटेम्प्रेरी ओपोनेंट होते हैं ना, लाइक लिवाइस थियोबाल्ड है, कोली सीबर हैं, उन पे ये अटैक करते हैं। मतलब अटैक मीन्स फिजिकली अटैक नहीं, अपने वर्क से थ्रू, कमेंट के थ्रू क्रिटिसाइज करना, है ना, तो उन पर अटैक करते हैं ये। इनका काम ही था वैसे भी। अलेक्जेंडर पोप हमेशा मोस्टली वो सटायर ही लिखते थे और दूसरे में कुछ ना कुछ मतलब कमियां निकालते ही थे। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सटायर को डिफेंड कर रहा है और अपने कंटेम्प्रेरी को अटैक कर रहा है। इट इज़ कंपोज्ड इन हीरोइक कम्प्लेट, ये तो है ही, हर वर्क इसका हीरोइक कम्प्लेट में। इट मतलब हर नहीं, याद रखना आपको मोस्टली। इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू इमिटेशन, इमिटेशन मीन्स इमिटेशन ऑफ होरेस, ये इंट्रोडक्शन है। ये जो वर्क है जो हम इसको बोल रहे हैं एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनॉट, ये इंट्रोडक्शन है, एक वर्क जो इनका इमिटेशन ऑफ होरेस, जो इसकी जो वॉल्यूम है ये इसका इंट्रोडक्शन है, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनॉट। इट रिव्यूज हिज ओन लिटरेरी कैरियर, ये अपने अपने लिटरेरी कैरियर को भी रिव्यू करता है। इंक्लूड द फेमस पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड हार्वे एज स्पोरस एंड एडिसन एज एटिकस। ठीक है, अभी बात हो रही थी ना, अटैक करता है ये। अटैक किस पे करता है? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है यहाँ से। लॉर्ड किस किस पर अटैक हुआ है, मतलब लाइक वो डायरेक्ट नेम लेके अटैक नहीं करता, जब इनडायरेक्टली कमेंट करते हैं ना हम किसी पे, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कमेंट है। ये एडिसन कौन है? हमारे जोसेफ एडिसन है, इस टाइम पे राइटर, जो हमारी टेटलर और स्पेक्टेटर थे ना, मैगजीन आएंगी अभी नेक्स्ट करवाऊंगी मैं, वहाँ पे ये राइटर होते हैं, पब्लिशर होते हैं, ठीक है, एडिटर होते हैं उन मैगजीन्स के। ये जोसेफ एडिसन पे अटैक करते हैं, किस नाम के अंडर अटैक करते हैं? एटिकस। और लॉर्ड हार्वे के लिए नाम यूज करते हैं स्पोरस, ये भी राइटर है इस टाइम के कंटेम्प्रेरी। ठीक है, याद रखना, ये लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं इस वर्क में, वो भी सारी आपको याद कर लेनी है। चलो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। बट टू नो प्राइड inheriting no strife, nor marrying discord, in a noble wife, stranger to civil and religious race, the good man walked in innoxious through his age. Second is, who breaks the butterfly upon a wheel? Very very important line. क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है, कोटेशन में इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है सीधा ऐसा पूछा जाए ये किस वर्क से है, ऐसा भी पूछा जा सकता है ये 4 राइटर के नाम दे देंगे, ये कोटेशन किस राइटर की है, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली, सट सट द डोर गुड जॉन फैटिग आई सेड, टाई अप द नोकर से आई एम सिक आई एम डेड। एंड नेक्स्ट इज डैम विद फेंट फ्रेज, असेंट विद सिविल ईयर एंड विदाउट स्नीयरिंग टीज द रेस्ट टू स्नीयर। एंड नेक्स्ट इज willing to wound but yet afraid to strike, very very important, याद रखना इसको। और किस वर्क में यूज हुई हैं ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट इज द डंसियार्ड एंड मोरल ऐसे। अपस्ट जो मोरल ऐसे हैं यहाँ पे 4 पोइम्स हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 4 पोइम्स, मतलब इसमें 4 पोइम्स हैं और इन 4 पोइम्स जो सबसे पहली पोइम होती है वह है एपिस्टल टू बर्लिंगटन। ठीक है, मोरल ऐसे, देयर आर 4 पोइम्स इन इट and the first poem in it epistle to Burlington। और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है? आर्किटेक्चर। जो ये पोइम है ना, ये किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है? आर्किटेक्चर, याद रखना। epistle to Bolingbroke written on the subject of architecture और देयर आर 4 ऐसे इन मोरल ऐसे। द डंसियार्ड, अब बात करें डंसियार्ड, ये भी सेटायर है, पब्लिश इन 3 डिफरेंट वर्जन, 3 डिफरेंट वर्जन में टाइम टू टाइम पब्लिश हुए हैं। और जो 70 जो इम्पोर्टेंट है, जब अगर आपको क्रोनोलॉजी में लगाना आता है ना, तो इसकी पब्लिकेशन याद रखना 1728 ही पूछी जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं वर्जन आते रहते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर पब्लिकेशन 1728 ही रहेगी। और देर आर 3 बुक्स इन इट। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन इट? देर आर 3 बुक्स इन इट एंड पब्लिश इन 1728। अब वर्जन की बात करें, फर्स्ट वर्जन में 3 बुक्स थी एंड सेकंड वर्जन में डंसियार्ड वेरियारम, ये
ऐड कर दिया गया, और फोर्थ बुक वाज एडिड इन न्यू डंसियार्ड, जो नेक्स्ट वर्जन आता है द न्यू डंसियार्ड के नाम से, उसमें फोर्थ बुक ऐड कर दी जाती है, और वो कब आता है 1743 में। इट वॉज ए रिप्लाई टू लेवियस या लिवाइस, थियोबाल्ड एंड कोलेसिबर, इन दोनों पर अटैक है, याद रखना। ठीक है, डॉक्टर आर्बटनेट में कौन कौन किस किस पे अटैक था हमारे, एक तो एडिसन थे, और दूसरा कौन था स्पॉर्स के नाम से, वो कौन थे, लॉर्ड हार्वे। ठीक है, ये रहे हमारे लॉर्ड हार्वे। ठीक है, वो थे एपिस्टल टू आर्बटनोट में। अब बात डंसियार्ड की हो रही है, यहाँ पे कौन कौन किस किस पे अटैक है, लिवाइस, थियोबाल्ड एंड कोलेसिबर पर, याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इज द डंसियार्ड इन 4 बुक्स इज ए रिवाइज्ड वर्जन ऑफ फर्स्ट 3 बुक, मतलब जो डंसियार्ड में 4 बुक्स जो अभी बताई जाती हैं वो 3 बुक्स का ही रिवाइज किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई न्यू बुक ऐड किया है, ये 3 बुक्स को दोबारा से रिवाइज करके 4 बुक बना दी, और यहाँ पे एक नया करेक्टर ऐड कर दिया, थियोबाल्ड। द थर्ड पार्ट नेवर फिनिश्ड, और जो तीसरा पार्ट है कभी भी फिनिश ही नहीं हुआ। इट इज एन अटैक ऑन पेडेंट्री एंड डलनेस, इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेडेंट्री और डलनेस पे अटैक है। इंपॉर्टेंट कोट, दाई हैंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट कोट है, दाई हैंड ग्रेट डलनेस लेट्स द कर्टेन फॉल, मतलब इनको काफी डल पोइट बोलता है यहाँ पे। ट्रांसलेशन एंड एडिशन, इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है, अभी बताया मैंने, होमर को काफ़ी पसंद करते थे, उनकी जो इलियड वर्क है उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया है 1713 में, और जो ट्रांसलेट मतलब यहाँ पे 1713 में इन्होंने सोचा था, ट्रांसलेशन आई है 1715 से लेके 20 तक। ठीक है, इट वॉज अक्लेम्ड बाय सैमुअल जॉनसन एज द परफॉर्मेंस विच नो एज और नेशन कुड होप टू इक्वल, मतलब इसकी जो ट्रांसलेशन है उसको प्रेज किया है सैमुअल जॉनसन ने। तो द क्लासिकल स्कॉलर रिचार्ड बेंटले रोट, रिचार्ड बेंटले ने क्या बोला, इट इज़ ए प्रीटी पोएम मिस्टर पोप बट यू मस्ट नॉट कॉल इट होमर, मतलब आप इसको होमर नहीं बोल सकते, उसके ट्रांसलेशन पर कमेंट किया। अब बात कर रहे हैं ओडिसी, ओडिसी भी होमर का वर्क है ना, इलियड एंड ओडिसी रिटन बाय होमर। होमर कौन थे, ये ग्रीक पोइट थे जिसको हम अलेक्जेंडर पोप काफ़ी पसंद करते थे, और इसको इन्होंने जो अलेक्जेंडर पोप है 2 पर्सन को हायर किया था ये ट्रांसलेशन करने के लिए, वो कौन कौन थे हमारे, विलियम ब्रूम एंड एलिजा फेंटन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें, एनकरेज बाय द सक्सेस ऑफ द इलियड बर्नार्ड लिंटन, ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं ये चीज़ें, जो बर्नार्ड लिंटन है पब्लिश पोप्स 5 वॉल्यूम ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स ओडिसी। हाँ, जो ये ओडिसी है किन्होंने पब्लिश करवाई है, बर्नार्ड लिंटन ने, और 5 वॉल्यूम में है ये, और इसको इसमें कोलैबोरेशन किसने किया है, किसको हायर किया था, किसके साथ काम किया था, इनके थ्रू तो इन्होंने पब्लिश करवाया, और ये 2 पर्सन हैं जो ये याद रखने हैं, विलियम ब्रूम एंड एलिजा फेंटन, इन्होंने हेल्प की थी। जो ब्रूम है इन्होंने 8 बुक ट्रांसलेट की हैं, और फेंटम ने 4 बुक, मतलब F से 4 और ब्रूम ने 8, और जो 12 बच गई वो हमारे अलेक्जेंडर पोप ने पब्लिश की थी, मतलब ट्रांसलेट की थी, इसको याद रखना। शेक्सपियर्स वर्क, मतलब होमर पे ही नहीं काम किया इन्होंने, शेक्सपियर पे भी किया। 1 मिनट। इन दिस पीरियड पोप was employed by the published जैकोब जॉनसन टू प्रोड्यूस ए न्यू एडिशन ऑफ शेक्सपियर, इन्होंने एक नए पब्लिशर, उन्होंने इनको बोला आप शेक्सपियर पे भी काम करें, उसकी भी न्यू एडिशन लेके आए। तो इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने अराउंड 1560 लाइन शेक्सपियर के मटेरियल से हटा दी। ठीक है, इनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई जो इन्होंने उसको रिमूव कर दिया। फिर क्या होता है, हमारा जो लिवाइस थियोबाल्ड की जो बात कर रहे थे, जिन पर इन्होंने अटैक किया है, वो भी एक राइटर है, वो अपना एक वर्क लेकर आते हैं। पहले किनका आता है हमारे अलेक्जेंडर पोप का शेक्सपियर्स वर्क, इसके रिप्लाई में लिवाइस थियोबाल्ड लेकर आते हैं शेक्सपियर रिस्टोर्ड। ठीक है, एंड वहाँ पे कैटलॉग करते हैं एरर ऑफ द पोप्स, पोप ने अपनी ट्रांसलेशन में क्या क्या एरर किया है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे इस स्लाइड में जो शेक्सपियर रिस्टोर्ड रिटन बाय लिवाइस थियोबाल्ड, और किस पर्पज से है, ये रिप्लाई है पोप को, ये है पब्लिकेशन याद रखना, शेक्सपियर रिस्टोर्ड की पूछी जाती है 1726 में।
और जो हमारे पोप की है 1725 में। अब बात करें इमिटेशन ऑफ होरेस। एक कोटेशन है, इसको याद करना, अगर अच्छी लगे तो याद रख लेना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन भी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी तो इसको पढ़ लेना। टाइम वॉज ए सोबर इंग्लिश मैन that could knock his servant up and rise by 5 o'clock, instruct his family in every rule, and send his wife to church and his son to school। ठीक है, इसको देख लेना। अभी कुछ ये वर्क रहते हैं जो इनका, वो देख लेते हैं। ओडोनी सोलिट्यूड, इसका जो सब टाइटल है द क्वाइट लाइफ, याद रखना इसको। द वर्क ऑफ शेक्सपियर इन 6 वॉल्यूम। एलिजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी, ये हमने कर लिया। पेरी बेथोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सब टाइटल इंपॉर्टेंट है। पेरी बेथोस मीन्स द आर्ट ऑफ सिंगिंग इन पोइट्री। इट इज इंस्पायर्ड बाय लॉन्जिनस ऑन सबलाइन। ये हमारा क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिसिज्म में इसको पढ़ेंगे हम। मतलब पेरी बेथोस रिटन बाय जो हमारे अलेक्जेंडर पोप एंड इंस्पायर्ड बाय लॉन्जिनस ऑन हिज सबलाइन या ऑन द सबलाइन। पेरी बेथोस की जो सब टाइटल है द आर्ट ऑफ सिंगिंग इन पोइट्री, एंड नेक्स्ट वर्क इज मसीहा। ठीक है, और ये ओड ऑन सॉलिट्यूड याद रखना, यहाँ पे पेरी बेथोस याद रखना, और हम सभी वर्क कर चुके हैं। ठीक है, इस स्लाइड से आपकी 3 चीज़ें निकली हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड थी। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को एंड करना चाहूँगी। मैं दोबारा से फिर आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरे वर्क मेरे एफर्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, इससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर इंस्पिरेशन मिलेगी तो मैं शायद और थोड़ा जोश के साथ दोबारा से मतलब वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर टुडे।